नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बात करते हैं किसी नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की या कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, बहुत टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, बट इनमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाली बात होती है। तो आपको एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करना एक बहुत ही चैलेंज हो जाता है कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आपको अपना पैसा किस जगह लगाना चाहिए और आपको अपना पैसा कहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए लोगों के मन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपके पास अगर आपकी सैलरी आती है तो आपको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, आपके पास जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसमें से प्रोविडेंट फंड और जो भी कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे सुपर एन्युएशन स्कीम हो सकती है या एनपीएस हो सकता है, तो इसमें आपका एम्प्लॉयर आपका पैसा डिडक्ट करता है। तो उसके अलावा आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे होंगे कि जिन्हें अपना पैसा बहुत ही सेफ पैसा चाहिए, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, और उन्हें वो चाहते हैं कि उनका पैसा सेफली ग्रो हो और उनके पैसे में भले ज़्यादा बड़ी तेज़ी ना आए, बट उनका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। तो पैसा लॉस ना होने की सूरत में, और अगर आपको पैसा रिसेंटली ज़रूरत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आपको पीपीएफ ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना चाहिए अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ही सेफ रखना चाहते हैं और आप जो है आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए अपने पैसे को लेके, एक सेफ ग्रोथ चाहिए और एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट स्कीम चाहिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मेरा ये मानना है कि जैसे ही आपकी जॉब लगती है आपको अपना एक पीपीएफ अकाउंट ज़रूर ओपन करवाना चाहिए, और आपका ही नहीं, आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो सभी का एक एक पीपीएफ अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। तो इसमें से आप इन्वेस्टमेंट स्कीम की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना धीरे धीरे, आपको स्लोली चीज़ें, इन्वेस्टमेंट की चीज़ें लर्न करनी चाहिए, और आपको स्लोली स्टार्टिंग फ्रॉम पीपीएफ आपको हर महीने कुछ ना तो कुछ अमाउंट इसमें ज़रूर डालना चाहिए। और पीपीएफ के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि पीपीएफ स्कीम क्या होती है और इसमें आपको जो है मैच्योरिटी आपकी कब होती है और आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम केवल इसमें ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन पीपीएफ ज़रूर होना चाहिए, और इसके अलावा आपको अपने स्कीम में आपको एनपीएस ज़रूर चूज़ करना चाहिए। एनपीएस एक रिटायरमेंट ऑप्शन टूल होता है। तो एनपीएस के ज़रिए आप टैक्स सेविंग तो कर ही सकते हैं, टैक्स भी बचा सकते हैं, और उसके अलावा आप जो है उसमें अपने रिटायरमेंट कॉर्पस भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो एनपीएस अकाउंट आपको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। इसमें भी आपको स्लोली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, एक थंब रूल आप रख सकते हैं कि अगर आपको अपना अमाउंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप छोटा अमाउंट रखते हैं, आपको छोटा अमाउंट आप रख सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के तहत आप छोटा छोटा अमाउंट इसमें हर महीने आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पीपीएफ। और फिर दूसरा ऑप्शन हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम, और आपका जो प्रोविडेंट फंड स्कीम होता है जो कि एम्प्लॉयर जिसमें डिपॉजिट करता है वो तो होता ही होता है। तो वो भी ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी चूज़ करना चाहिए। उसमें छोटा ही अमाउंट चूज़ करिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट मच अमाउंट, देन आप 1% चूज़ करिए। बट क्योंकि अगर हैबिट होती है तो हैबिट ही आदमी को महान बनाती है, और हैबिट से आप अपना बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। तो आपको हैबिट बनाने के लिए अगर आप 10% या 5% आप नहीं डिपॉजिट कर सकते हैं तो आप 1% करिए, बट करिए ज़रूर। आप अगर पीपीएफ में बड़ा अमाउंट नहीं डाल सकते हैं, 500 पर मंथ डालिए, बट डालिए ज़रूर। तो ये हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कोई भी काम करते हैं अपनी लाइफ में तो हमारी हैबिट होती है, तो हैबिट वाली काम का हमें पता नहीं चलता है। दैट इज़ आवर हैबिट ऑफ लाइफ। जैसे हम डेली ब्रश करना, वी नेवर फॉरगेट टू डू ब्रश, बिकॉज ये हमारी हैबिट का पार्ट हो चुका है। हाँ, वी नेवर फॉरगेट टू ईट फूड्स, बिकॉज ये हमारी हैबिट का पार्ट हो चुका है।
हम खाना खाना कभी नहीं भूलते, हम ब्रश करना कभी नहीं भूलते। तो और ऐसे ही जो है बहुत सारी चीज़ें, हम पानी पीना कभी नहीं भूलते। तो ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो अगर आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप 500 करिए, आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, आप 100 रुपीज़ करिए, 50 रुपीज़ करिए, 200 करिए, 300 करिए, 1000 करिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो ये आपकी हैबिट में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हो गए एक फिक्स्ड ऑप्शन स्कीम में। तो अब जैसे ही आपने एक्सपोजर, स्टार्टिंग एक्सपोजर आपने फिक्स में लिया है, ऐसे ही आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स चूज़ कर सकते हैं बैंक्स की। और आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन कर सकते हैं, आप अपना इमरजेंसी कॉर्पस बनाने के लिए। तो किसी भी अच्छे बैंक में जिसमें आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट ओपन करके और आप उसमें रेगुलरली हर महीने कुछ ना तो कुछ अमाउंट आप रेगुलरली डाल सकते हैं, तो जिससे कि आपका इमरजेंसी कॉर्पस बिल्ड हो जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं आरएनडी तो नहीं कहूँगा, रिकरिंग डिपॉजिट तो नहीं कहूँगा, बट ये आपका सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, जिसमें आपको अपने जो साल भर के खर्चे हैं, अगर वो चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम हो या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम हो, या आपका कोई भी जो खर्चा होता है, जैसे बच्चों की स्कूल फीस हो या कोई भी जितने भी टाइप के आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उसका आप पहले पूरा सम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका जो ईयरली जो सम आता है, वो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट रफली 2,40,000 आता है। तो 2,40,000 अगर आपके ये सारे एक्सपेंसेस मिला के आते हैं, तो आप उसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आता है 20,000 रुपीज़ पर मंथ। तो जैसे 20,000 रुपीज़ पर मंथ आता है, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो मंथली आप सेव करिए, मंथली आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर एकदम से भार ना आए कि अरे अब तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देना, अब हम कहाँ से देंगे, इस महीने तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी, हम कहाँ से देंगे। तो इसका वेट एकदम से आके ना पड़े, तो इसलिए आपको हर महीने ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए। और हर एक महीने आप हैबिट, जैसा कि आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट है, तो वैसे ही आपको रेगुलरली सिस्टमेटिकली यू शुड प्लान योर एक्सपेंसेस ऑफ ईयरली एक्सपेंसेस, so that should not be burden immediately to your financial planning। तो एक बार आपने अगर खर्चे भी प्लान कर लिए हैं, जिसमें कि सारे आपके मेजर एक्सपेंसेस आते हैं, और एक बार आपने जो बेसिक फिक्स इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको डेफिनेटली आपने रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर ली है, तो डेफिनेटली आपको एक वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन की स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने एक्सपोजर लिया हुआ है फिक्स के लिए, और आपने एक्सपोजर अपने एक्सपेंसेस को आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपको अपना एक वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी ज़रूर लेना चाहिए, मेरा मानना है। चाहे आप किसी भी एज वाले स्टेज में हो, अगर आप 18 ईयर्स के हैं, या आप 30 ईयर्स के हैं, या 40 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, तो भी आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए इक्विटी में। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सेफ़र एक्सपोजर है वाया म्यूचुअल फंड। तो आपको म्यूचुअल फंड से ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए। और म्यूचुअल फंड में आप moneycontrol.com वेबसाइट पे जाके आप टॉप 5 म्यूचुअल फंड आप देख सकते हैं कि टॉप 5 परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। तो उसमें आपको मेरा मानना है कि आपको एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप ज़रूर लेना चाहिए, और एक मल्टी कैप कोई अच्छा फंड ले लेना चाहिए। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और एक मल्टी कैप फंड। तो आपको 4 टाइप के म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अच्छे फंड हाउस का आप ले सकते हैं, जैसे HDFC या किसी भी नामी फंड हाउस का। तो आप किसी भी अच्छे फंड हाउस का म्यूचुअल फंड आप चूज़ करके इनमें भी आप सिस्टमेटिकली, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट ओनली 500 पर मंथ। तो 500 पर मंथ अगर आप 4 स्कीम में भी करते हैं, तो आपका 2000 होता है। तो बट स्टार्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चाहे किसी भी अमाउंट से हो। आप ज़रूर म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए और उसमें ज़रूर सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए। और तो ये इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है म्यूचुअल फंड का, और अपने थोड़े टाइम आपको हो गया है म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लेते हुए, तो आप डायरेक्टली स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर मार्केट में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो उसके लिए आई थिंक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू it will be good if you can start with the large cap companies and the safer companies, nifty companies and nifty 50 companies और Sensex companies। तो आपको पहले एक्सपोजर बड़ी कंपनियों से लेना चाहिए मेरे ख्याल से।
और जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल